कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि वो अगर जितने स्टूडेंट हैं उन पर केस वापस नहीं लिए गए और उनको नहीं छोड़ा गया तो वो लोग फिर से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छात्रों पर बर्बरता हुई है और उन छात्रों को छोड़ दिया जाए जिन पर उस दंगे के दौरान हमला हुआ है या उन पर जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुआ है। वही दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ लोग वहां ऐसे थे जिन पर एफआईआर दर्ज है गंभीर धाराओं में। तो इसको लेकर भी तमाम लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि जो आरोपी हैं वो तो संसद में भी है, विधानसभा में भी है, तो क्या आरोपियों को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं है? ये बड़ा सवाल है। वही बिहार में तेज प्रताप यादव को रिहा कर दिया गया है। वहीं बिहार में सबसे ज्यादा 300 छात्र अरेस्ट किए गए थे। सोनम वांगचुक जो है वो लद्दाख चले गए हैं, लेकिन अभिजीत दीपके, सौरभ दास और राका ये तीनों लगातार बने हुए हैं और ये तीनों लगातार सोशल मीडिया पर वो तमाम सवाल उठा रहे हैं जो सीजीपी ने उठाया था। तो वहीं लगातार सोशल मीडिया से खबरें आ रही है कि इंस्टा में बहुत सारे अकाउंट डीएक्टिव किए जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री पर तंज किए गए थे। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री पर तंज नहीं किया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री पर से सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। वही संसद में आज जमकर कोहराम मचा। संसद में जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव ने मोर्चा खोला, प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोला और छात्रों के पक्ष में उन्होंने कहा कि अमित शाह को आज जवाब देना चाहिए। पहली बार संसद में ऐसा दिख रहा था। बीजेपी बैकफुट पर है और अमित शाह खुद संसद में नहीं थे। प्रधानमंत्री जरूर मोदी आते हैं संसद में जब उनको बयान देना होता है, लेकिन अमूमन अमित शाह जरूर आते हैं, लेकिन आज अमित शाह भी संसद में नहीं थे। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। वहीं कंगना रनावत ने जेनजी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए हैं जो मैं आपको पढ़ के भी सुना सकता हूं। जेनजी हिंदू लड़कियां गर्भ से ड्रग्स लेने, शराब पीने या बॉडी काउंट, कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध की अपनी आजादी का दिखावा करती हैं। सोचिए, कंगना रनावत ने खुद वो विवादित हीरोइन रही हैं और इस तरह से चूंकि अब वो बीजेपी में हैं, अब सोचिए कंगना रनावत जो है वो या फिर मनोज तिवारी, ये लोग संस्कार की बात करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये सबसे आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से लोग सोच रहे हैं और बीजेपी के लोग जो हैं वो अभी तक पचा पा नहीं रहे हैं। लेकिन देश के जो युवा हैं वो लगातार बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप सत्ता में हैं और दूसरे तरह की आवाज को नहीं सुनेंगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। असहमति को नकार देना गलत है। टीवी अखबार इसीलिए अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। सोचिए, एक निजी टेलीविजन के 150 पत्रकारों को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन वो अपनी खबर भी नहीं लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से वहां लिखा जा रहा है। जो छात्र थे, जेनजी थे, हम लोगों ने भी 20-15 दिन रिपोर्टिंग की है कम से कम वहां। वो आपकी सवाल सुनते थे, आपसे असहमति जताते थे, हुटिंग भी करते थे। युवा हैं तो ज्यादा जोर से बोलते थे, हंगामा करते थे और नारेबाजी करते थे, गोदी मीडिया गोदी मीडिया। उससे ज्यादा तो संसद में बीजेपी के लोग नारेबाजी करते थे जब यूपीए की सरकार थी। सबको पता है, देश को पता है, कोयला घोटाला, 2G घोटाला वाले में जेपीसी की मांग को लेकर संसद नहीं चलने दिया गया था। जेपीसी बनी, कुछ भी नहीं निकला उस जांच में, जबकि उस समय की सरकार रोज इस्तीफा लेती थी। जिस मंत्री पर आरोप लगता था इस्तीफा देना पड़ता था, क्योंकि टीवी अखबार खबरें दिखाता था। अभी भी टीवी अखबार जो है वो सरकार के साथ है और सरकार लगातार महीन तरीके से सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रही है। अमित मालवीय जो बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख है, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि चीते की चाल तलवार सिधार, मतलब सरकार कुछ बड़ी प्लानिंग कर रही है। ये बड़ा सवाल है। लेकिन कॉकरोच ने कहा है कि अगर छात्रों के साथ कुछ भी बुरा होता है, उन्हें अरेस्ट किया जाता है, तो हम इस धरना प्रदर्शन को जरूर चलाएंगे और जमकर चलाएंगे। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रोटेस्ट है वो बड़ा मामला बनता जा रहा है। और सोचिए, 12 साल बाद सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, संसद हो या सड़क हो। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं और लोग छात्राओं के अश्लीलता को लेकर उनको घेर रहे हैं कि ये लोग अश्लील हैं, इन लोगों को तहजीब नहीं है, संस्कार नहीं है।
ये वो लोग कह रहे हैं जिन लोगों ने सरेआम संसद में गालियां दी हैं दूसरे सांसदों को। बीजेपी के सांसद ने, उस समय के बीएसपी के सांसद थे कुंवर दानिश अली, उनको गालियां दी गई थी। आए दिन सरेआम, सोचिए बीजेपी समर्थित उनके कार्यकर्ता या आरएसएस समर्थित कार्यकर्ता जो हैं वो किस तरह से लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। एक आरएसएस के नेता ने तो यहां तक कहा है कि अगर मेरे अंदर कंट्रोल होता, मेरे पावर होता तो मैं इन सबको 4 घंटे में मार देता। और महिलाएं जो वहां जाती थी वो रेप को डिजर्व करती हैं। इस तरह के आरएसएस के बयान हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आरएसएस के तमाम बयान हैं। तो सोचिए कि किस तरह के आरएसएस आपके बारे में सोचता है। मैं ये जानता हूं कि इसमें ज्यादातर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीब छात्र थे, देश भर के छात्र थे। तो ये दौर है जब देश में आप सत्ता से सवाल पूछेंगे तो आपको कहां कहां से इस देश की जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जैसे अभी देखिए एक आरक्षण के खिलाफ आंदोलन चल रहा है कि एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म करना चाहिए और कहते हैं कि ये आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। मैं इनसे कहता हूं कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण मत करो, देश के सारे संसाधन का बराबर बंटवारा कर दो। जमीन, बिजनेस, व्यापार, शहर, गांव, मीडिया, जुडिशियरी, सब जगह सभी जो जिसकी जितनी संख्या है उतनी की भर्ती कर दो। और मेरिट की आप बात करते हैं तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम से जज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दो। कहीं और दूर नहीं जाने की जरूरत है। 2 काम कीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की जो भर्ती होती है वो भर्ती जो है वो कॉलेजियम से होती है, वहां एग्जाम नहीं होता है। बस आप वहां एग्जाम शुरू कर दीजिए। जैसे एग्जाम शुरू करेंगे हम आपकी बात मान लेंगे। आप इंटरव्यू खत्म कर दीजिए, कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर दीजिए, जमीनों का, संसाधन का इक्वल बंटवारा कर दीजिए, एक तरह की स्कूल खोल दीजिए, सबके लिए एक जैसा बराबर स्कूल हो। एक बार मौका तो दीजिए। कैसे कैसे हो गया? देश गुलाम था। कुछ जातियों के पास सारी जमीनें कैसे आ गई? कुछ जातियों के पास सारा व्यापार कैसे है? कुछ जातियों के पास सारा शहर कैसे है? क्या उन्होंने सब कुछ उनको विरासत में नहीं मिला है? मेहनत से कमाया है। मेहनत से दलित पिछड़े जमीन खरीद रहे हैं, वो थोड़ा बहुत घर बना रहे हैं क्योंकि उनको पूरा संसाधन विहीन रखा गया था। आप कह रहे हैं कि हम आर्थिक आधार पे भी आरक्षण नहीं चाहिए। आप एक काम करिए ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एग्जामिनेशन से जज की भर्ती शुरू कर दीजिए। मांग कीजिए आप लोग कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एग्जामिनेशन से जज होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, रिटेन में सब पास करे। और इंटरव्यू होगा तो हर समाज, जो जिस जाति का कैंडिडेट रहेगा उस जाति का इंटरव्यू लेने वाला हो। हम जानते हैं आप जाति का प्रिविलेज है आपके पास, इसलिए आप जाति खत्म करने की बात करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप बताइए ना, आप जाति जनगणना होने दीजिए और चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में ये जो हर्ष दुबे कूद कूद कर चैनल पर कह रहे हैं कि हमारा 4 बार से हमारा एग्जाम हम नहीं नीट में क्वालिफाई कर पाए। मैं हर्ष दुबे से एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, आप बस सिर्फ जाति जनगणना करा दीजिए और चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक अगर ब्राह्मण समाज की संख्या, मीडिया में ब्राह्मण समाज, जुडिशियरी में ब्राह्मण समाज, कॉलेज यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण समाज, कितनी आबादी है ब्राह्मण समाज की? ये कैसे चमत्कार हो गया कि हर जगह 90% पदों पर ब्राह्मण समाज के लोग हैं? ये इसीलिए हुआ क्योंकि मुगल काल से लेकर और मुगल काल में पढ़ने लिखने में सिर्फ ब्राह्मण समाज को मौका था। व्यापार वैश्य समाज के लोग कर सकते थे और राजा क्षत्रिय समाज के लोग हो सकते थे। बाकी जितनी जातियां, जनरल में तो जाट भी है, पटेल भी है, मराठा भी है। आप बताइए कितने लोग ये जज हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देश भर में? आप मुझे बता दीजिए। जनरल के ही जाट, पटेल, मराठा कितने आईएएस है, आईपीएस हैं? चुनाव आयोग में कितने बने हैं? हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल कितने हैं? राज्यसभा में उनको कितना भेजा जाता है? कोई भी पार्टी हो। मैं सिर्फ छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं कि आप एक बार जाति जनगणना कराइए। आप सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं एक जाति के? और ब्राह्मण और वैश्य समाज को मिलाकर कितनी भागीदारी है? दुनिया के, भारत के सारे बिजनेस पर वैश्य समाज का कंट्रोल कैसे है? यह सब ईश्वर ने किया है? नहीं, ईश्वर ने नहीं किया है।
ये सब कुछ जाति व्यवस्था कुव्यवस्था ने किया है और इसी को जातिवाद कहते हैं। आप करिए ना, हिम्मत है तो दो काम तो कर दीजिए। कहिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एग्जामिनेशन से जज की भर्ती होगी, मैं मान लूंगा कि आप ईमानदार लोग हैं। आप आर्थिक आधार पर चाहते हैं सब कुछ, सबको आर्थिक आधार पर बांट दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, अब धीरे धीरे दलित पिछड़े पढ़ने लिखने लगे हैं, उनके पास भी सोशल मीडिया है और वो समझने लगे। और मैं फिर कह रहा हूं, ये कॉकरोच का आंदोलन भी 90% SC ST OBC के लोग थे। बीजेपी को मुश्किल होने वाली है, वो जिस तरह से उनका आरक्षण खत्म हो रहा है, पढ़ाई लिखाई खत्म हो रहा है। आज फतेहपुर के बच्चे बाबा साहब की तस्वीर लेकर सड़कों पर निकल आए। आप इस देश के दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों को नहीं रोक पाएंगे ज्यादा दिनों तक, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है और गरीब भी पिस रहा है। जनरल कैटेगरी में जाट, पटेल, मराठा और गरीब समाज के लोग गरीब जो है आर्थिक रूप से जनरल के, वो भी पिस रहे हैं और SC ST OBC के सब लोग पिस रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इनके संवैधानिक अधिकार मिले, स्कूल कॉलेज अस्पताल को दुरुस्त कीजिए। और ये सब शगुफा, अब लोग बहुजन समाज के लोग जागरूक हो गए सड़क पर, अब आकर वो संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहने लगे। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।